ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट, आपके लिए लेकर आई हूँ 20 मिनट रिवीजन एक्सप्रेस, जिसमें हम बात करने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट की। तो शुरुआत करते हैं। मनी एंड क्रेडिट वाला जो चैप्टर है हमारा, वो मनी और क्रेडिट के अराउंड घूमता है। पैसा और लोन, क्रेडिट मतलब लोन, है ना। तो इसके अराउंड घूमता है। शुरुआत में हमको ऐसे बताया जाता है कि जब पैसा सीन में नहीं था तो क्या सीन बनता था, है ना। मतलब सोचो कि पैसा है ही नहीं, ठीक है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या करते हैं कि जो शू मैन्युफैक्चरर है, मान लो मैं जूता बेचती हूँ, है ना। अब मेरे को जरूरत है गेहूं की, मम्मी ने बोला है गेहूं लेके आना, नहीं तो घर मत आना। तो मेरे को क्या किसकी जरूरत है, गेहूं की। अब मैं जूते बेचती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, फार्मर्स के पास में जाऊंगी। फार्मर, आपसे हमको गेहूं चाहिए, वो बोलेगा हाँ ले लो। फिर वो बोलेगा आप रिटर्न में क्या दोगे, तो मैं बोलूंगी मेरे पास में तो जूता ही है यार देने को। अब उसको अगर जूते की जरूरत होगी तो वो ले लेगा, अगर जूते की जरूरत नहीं होगी तो फिर वो मना करेगा कि नहीं 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 मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास में बहुत है, आप किसी और के पास चले जाओ। तो अब मतलब मेरे को हर जगह जा जाके देखना पड़ेगा कि कौन गेहूं बेच रहा है, प्लस रिटर्न में किसको जूते चाहिए, है ना। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यहाँ पर होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं, सामान, सर्विस, ये सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक प्रॉब्लम ही है ना। मतलब सामान खरीदने के लिए आप दिन भर ढूंढते रहोगे किसको आपका सामान खरीदना है और आपका सामान किससे लेना है, ठीक है। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सीन में आता है, मनी। मनी एक इंटरमीडिएट स्टेप बनकर, एक मीडिएट स्टेप बनकर एक्सचेंज की प्रोसेस को और ज्यादा अच्छा कर देता है। कैसे अच्छा कर देता है, अब मान लो मैं जूते बेचती हूँ और मुझे गेहूं खरीदना है, तो मैं क्या करूँ, सिंपली कोई भी कस्टमर जिसको जूते खरीदने उसको जूते बेच दूं, वो रिटर्न में मेरे को पैसे दे देगा। मैं पैसे लेके फार्मर के पास में चली जाऊँ, फार्मर मेरे को गेहूं दे देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेप में कौन आ गया, मनी आ गया, ठीक है। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हम समझते हैं कि कैसे मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, ठीक है। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या है, मतलब पुराने समय में हम क्या करते थे, बार्टर सिस्टम में या तो हम भेड़ बकरी या अपने कपड़े वपड़े वगैरह बेचा करते थे, उससे सामान एक्सचेंज किया करते थे। और कभी हमने ये भी देखा है कि गोल्ड के कॉइन, सिल्वर के कॉइन, है ना, मेटल के अलग अलग कॉइन्स, ऐसी चीज़ें भी होती थी जिससे हम एक्सचेंज किया करते थे सामान को। लेकिन अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, करेंसी। करेंसी ही मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्यों है, इसका तो इसके अलावा कोई और यूज है ही नहीं, है ना। गेहूं वगैरह को तो हमने नहीं बेचा, तो हम खाने के लिए ले सकते हैं, लेकिन मनी को ले सकते क्या, नहीं। फिर हमने इसको क्यों एक्सेप्ट किया हुआ है, हमने इसको इसलिए एक्सेप्ट किया हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज्ड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको क्या करता है, हमको प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ में ऐसा बोला गया है कि इंडिया में कोई भी डिनाई नहीं कर सकता इन ट्रांजैक्शन विथ मनी, है ना, विथ रुपीज़। तो जो करेंसी है उसी में काम होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, तो भैया आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। उनका वचन ही है शासन, ठीक है। तो ये हो गया हमारी करेंसी की बात। अब हमने ये भी देखा है कि बैंक में क्या होता है, जैसे कि सैलरी आई, है ना, सैलरी आई, तो अब मेरे को क्या है कि एकदम तो सारी सैलरी में यूज़ कर नहीं सकती, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा जितनी मेरे को ज़रूरत है उतनी में ले लूँगी, बाकी को मैं डिपॉजिट करके रखूँगी। अब बैंक क्या करता है, जब हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में, तो उस पर हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देता है, मतलब इंटरेस्ट रेट हमको देता है ना, वो हमको पैसा देता है। क्यों देता है, क्योंकि उसको लोन एक्टिविटी के लिए भी काम होता है। साथ ही साथ में जब हमको कुछ लालच आएगा कि यार घर पे बैठा पड़ा पैसा तो वैसे भी चोरी हो जाए, कुछ डर हो, इससे अच्छा बैंक में डिपॉजिट कर दो, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हमको उसके ऊपर मिल जाएगा, है ना। तो डिपॉजिट करने के लिए बैंक हमको थोड़ा सा पैसा हमारा बढ़ा देता है, तो हम क्या करते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं, हमारा मनी सेफ भी रहता है और हमको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिल जाता है। साथ ही साथ में इस मनी को हम अपनी डिमांड पर विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब जब हमको ज़रूरत पड़ी हम बोलेंगे बैंक पैसे दे दो, तो बैंक हमको पैसे दे देगा। तो इसीलिए इन डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट्स भी कहा जाता है, क्योंकि आप डिमांड पे इसको निकाल सकते हो। यही डिमांड डिपॉजिट आपको एक अच्छी चेक फैसिलिटी भी देते हैं कि आपके पास में अगर कोई बड़ा अमाउंट है तो आपको पैसे जेब में ले लेके घूमने की जरूरत नहीं, आप एक चेक फाड़ो, आपको सामने वाले को अगर देना है उतना पैसा तो उसके नाम का चेक लिखो ना, अमाउंट लिखो और उसको दे दो। वो जाएगा सिंपली खुद के बैंक अकाउंट में और बोलेगा कि ये जिस भी अकाउंट का चेक है उससे पैसा लेके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो ऐसे चेक फैसिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, इसमें आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ता और सीधे आपका पैसा जो है वो विद इन अकाउंट्स क्या हो जाता है, ट्रांजैक्शन उसका हो जाता है, ठीक है। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हमने करेंसी पढ़ लिया, डिपॉजिट विद बैंक्स पढ़ लिया। अब बैंक में हमने देखा ना कि बैंक क्या करता है, डिपॉजिट हमारा रखता है,
तो डिपॉजिट हमारा रखता है तो उससे उसको कुछ तो फायदा होता होगा। क्या करता है बैंक उस डिपॉजिट को लेके? तो देखो बैंक ऐसा करता है, मान लो मैं बैंक हूँ, है ना, एक बंदी है जिसके पास में उसकी सैलरी आती है, उसके पास में एक्स्ट्रा पैसा है। एक बंदी है जिसको पैसे की ज़रूरत है ना, उसको बिजनेस खड़ा करना है, ठीक है। तो ये बंदी आई, इसने मेरे को डिपॉजिट कर दिया बैंक में, है ना, मैं इसको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रेट दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास में ये इंटरेस्ट रेट देने का पैसा कहाँ से आया? बैंक वाले को क्या पड़ी है, ठीक है। तो अब पूरी प्रोसेस समझना, ठीक है। तो अब ऐसे इस लड़की जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में पैसा है ना, वो आके क्या करेंगे, मेरे को डिपॉजिट करते जाएंगे, मेरे पास में बहुत सारा पैसा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि यार बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे की ज़रूरत भी है, तो क्यों ना इस पूरे पैसे को ब्याज पे चला दिया जाए, यानी कि लोन पे चला दिया जाए, है ना। लोन पे चला दिया जाता है इस पैसे को कि किसी को ज़रूरत है तो वो लोन लेने आए और लोन ले जाए। लेकिन हाँ, फ्री फोकट का लोन नहीं दिया जाएगा, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट हमको पे करना पड़ेगा। अभी तक डिपॉजिट पे बैंक इंटरेस्ट देता था ना, यहाँ पर अगर आप लोन पैसा लेके जा रहे हो बैंक से तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो मूल पैसा आप लेके जा रहे हो उसके साथ में थोड़ा और पैसा आपको बैंक को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बैंक क्या कर रहा है कि जिसके पास में एक्स्ट्रा पैसा है और जिसको पैसे की जरूरत है उसके बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहा है ना। आप बोलोगे कि यार ये कैसे कर सकता है, पैसा तो उसका है तो उससे तो पूछो। अरे उससे पूछने की जरूरत नहीं है, हम पैसा हमेशा के लिए थोड़े दे रहे हैं, वो तो हमको वापस पैसा देगा ना, है ना। और इसको थोड़े ना कि आते से जमा करते से लेके चला जाएगा। और हम पूरा का पूरा पैसा लोन जो है उसको लोन पे नहीं चलाते, बैंक जो है वो लोन पे नहीं चलाता, थोड़ा पैसा लोन पे चलाता है। अब इतने सारे लोग हैं तो कितना पैसा हो जाता है ना, तो फिर उससे किसी का भला हो जाता है, अच्छा ही है, वो वापस ला के देगा पैसा तो फिर वो बराबर हो जाएगा। और साथ ही में वो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट से हमको पैसा मिल रहा है उससे बैंक की इनकम हो जाएगी, है ना। तो बैंक की भी कमाई, जिसका पैसा है उसकी भी सेफ्टी, उसको इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है, जिसको पैसे की जरूरत है वो भी ले रहा है, वो इंटरेस्ट रेट दे भी दे रहा है, सबका काम एकदम भला चंगा हो रहा है और बैंक की भी इनकम हो जा रही है। समझ में आया कि नहीं? तो बैंक की इनकम कैसे होती है? इंटरेस्ट रेट दैट द बोरोवर पेज, है ना, माइनस द इंटरेस्ट रेट द बैंक पेज टू द डिपॉजिटर इज द इनकम ऑफ द बैंक, है ना। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या होगी हमारी लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। अब लोन से ना दो क्रेडिट सिचुएशन बनती है, एक ऐसी सिचुएशन जिससे किसी का भला हो सकता है, दूसरी ऐसी सिचुएशन जिससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है ना। जैसे हम सलीम की बात करें तो सलीम क्या है, एक फिर से जूता बनाने वाला है ना। उसको पता चला है कि यार उसको कुछ बड़ा ऑर्डर आया है, अब उसको उसके लिए पैसे की ज़रूरत है बनाने के लिए, तो वो क्या करता है, सिंपल सा लोन ले लेता है और कुछ लेदर भी उधार पे ले लेता है। कहता है कि मेरे पास में जब ऑर्डर पूरा हो जाएगा पैसे आएंगे तो मैं वापस आपको चुका दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके उसको क्या होता है कि बढ़िया से वो जूते उते बढ़िया ऑर्डर्स पे टाइम पे बना लेता है, 4-5 लोगों को हायर भी कर पाता है और ऑर्डर टाइम से हो जाता है तो उसको फिर और नया ऑर्डर भी मिल जाता है। तो ऐसे उसको क्या हो रहा है कि लोन की वजह से उसकी स्थिति और अच्छी हो गई, है ना। अब वहीं दूसरी स्थिति देखो किसकी, सपना की। सपना भी चाहती है कि उसकी भी स्थिति अच्छी हो, तो सपना ने सोचा कि यार मेरे पास में ज़मीन का टुकड़ा है, क्यों ना मैं इसके ऊपर खेती करूँ, अच्छे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड लगाऊं, लेकिन पैसे की ज़रूरत है तो चलो लोन ले लेती हूँ, ये जो फसल आएगी उसका पैसा आएगा, उससे लोन वापस चुकता कर दूंगी। तो अब उसने लोन लेके बढ़िया खेती वेती तो की, लेकिन किस्मत से उसकी फसल जो है वो खराब हो गई, तो अब उसको पैसा आया ही नहीं, है ना, उसको फसल का पैसा मिला ही नहीं, इनकम आई नहीं उसकी। तब उसके पास में एक लोन तो उसके ऊपर चढ़ ही गया है, दूसरा आप सोचा कि यार अब लोन चुकाना है, खेती भी करनी है, तो क्या करूँ, फिर से एक फ्रेश लोन ले लेती हूँ और फिर चुका दूंगी पुराना वाला। तो अब उसको 2 लोन चुकाने हैं है ना। और अब खेती भी ज़रूरी नहीं कि अच्छी आए, तो खेती आई तो लेकिन ठीक ठाक ही आई, ज़्यादा पैसा नहीं आया, तो वो पुराना वाला पैसा भी चुकाना है, अभी जो नया पैसा लिया वो भी चुकाना है, फिर इनकम भी थोड़ी ठीक ठाक ही आई। ऐसे में क्या हो गया, सपना जो है वो डेट ट्रैप में फंस गई, यानी कि कर्ज के जाल में फंस गई। तो ऐसे लोन के कारण ना 2 ऐसी सिचुएशन बन सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी लोन ले रहे हो तो देख के लो, रिस्क लेके लो। रिस्क ऐसे नहीं कि हाँ चलो देख लेंगे, ऐसा नहीं, आप चीज़ों को माप के लो कि इससे किसका कितना फ़ायदा होगा, कितना पैसा मिलेगा, तो मैं कब तक चुका पाऊंगा, कब तक नहीं चुका पाऊंगा, नहीं तो कई बार आप ख़राब सिचुएशन में भी फंस सकते हो। अब ये जो बैंक लोन देता है ना, ये ऐसे ही नहीं दे देता कि आप आए पैसा दे दो, इसने पैसा दे दिया फिर चले गए, ऐसा नहीं। बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा शर्तें माननी पड़ती है बैंक की। क्या शर्तें होती हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मतलब लोन लेने की शर्तें। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या है? एक तो कोलैटरल, अगर आपको लोन लेना है तो आपको कुछ गिरवी रख के जाना पड़ेगा। या गिरवी क्यों रख के जाना पड़ेगा? क्योंकि अगर इन केस आप नहीं लोन रीपे कर पाए तो फिर वो क्या करेंगे, बैंक वाले आपको मारा पीटी करने नहीं आएंगे, जो सामान आप गिरवी रख के गए हो उसको बेच के पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि वो बैंक वाले का भी पैसा नहीं, वो किसी तीसरे का ही पैसा है, तो पैसा तो उनको निकलवाना पड़ेगा, है ना। तो वो कुछ कोलैटरल गिरवी रखवाते हैं, ज़मीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, कार हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस आप जितना पैसा लेके गए हो उसकी बराबर कीमत का होना चाहिए।
साथ ही साथ में डॉक्यूमेंटेशन तो लगेंगे ही, भैया आप क्या हो, कौन हो, क्या करते हो, सारे डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। साथ ही में मोड ऑफ रीपेमेंट, कि आप वापस से पैसा किस फॉर्म में रीपे करोगे। और एक और चीज़ लगती है इंटरेस्ट रेट, यानी जितना कि आप पैसा लेके जा रहे हो उसे थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा, वो ब्याज होता है, वो परसेंट के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो ये शर्तें हो गई किसकी, टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। अब बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया में ऐसा देखा गया है कि लोग जो हैं, जैसे गांव वाले जो लोग हैं या विलेज में रहने वाले लोग हैं, वो बैंक में जाने से डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बहुत सारे डॉक्यूमेंट फिल कराएंगे, पता नहीं क्या क्या कराएंगे, या समझ नहीं आएगा। और वैसे भी बैंक वाले गाँव वालों को अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते, तो फिर वो क्या करते हैं, वो इनफॉर्मल सोर्सेज से पैसा लेने जाते हैं। मनी लेंडर हो गया या कोई रिलेटिव हो गया, फ्रेंड हो गया, अब उनसे पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन मान लो अगर वो नहीं चुका पाए उस पैसे को, तो फिर वो लोग मारते हैं आके, वो तो अपनी तरीके से पैसा निकलवाएंगे, आपको बदनाम करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो मतलब आपकी मेंटल हेल्थ एकदम खराब करके रख देंगे। साथ ही में वो जो पैसा आपको देते हैं ना, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू बैंक। बैंक इतना इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करेगा जितना आप चुका पाओ, है ना, मतलब अफोर्डेबल रहता है। लेकिन ये इनकी मर्जी से, क्योंकि इनका सोल मोटिव क्या है आपको पैसा देने का, कि उससे उनका खुद का प्रॉफिट हो सके, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं, तो बेचारा जो पैसा लेके जा रहा है उस स्थिति सुधारने के लिए लेके जा रहा है, लेकिन फिर उसकी पूरी इनकम वापस से लोन चुकाने में ही लग जाती है, तो स्थिति थोड़ी सी खराब है। इसलिए क्या है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर से, यानी कि बैंक, कोऑपरेटिव से पैसा उधार पे ले, लोन पे ले, ताकि उनकी स्थितियां सुधरे और बिगड़े ना, है ना। फॉर्मल सेक्टर से क्यों चाहते हैं हम, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है ना, कि सुपरवाइज करने के लिए है, आरबीआई सुपरवाइज करता है। आरबीआई क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन की पूरी एक्टिविटी या बैंक की वर्किंग को पूरी तरीके से सुपरवाइज करता है, देखता है कि बैंक जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बिजनेस लोगों को ही लोन दे रहा है, पुअर लोगों को लोन नहीं दे रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये भी चेक रखता है। साथ में जो बैंक है उनको रेगुलरली आरबीआई को रिपोर्ट भेजनी पड़ती है कि भैया किन किन लोगों को कितने कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं। और आरबीआई ये भी देखता है कि ऐसा तो नहीं कि बैंक ने कुछ कैश डिपॉजिट रखा ही नहीं हुआ है, सारा का सारा लोन पे चला दिया, ऐसा तो नहीं कर रहे। तो ये सारी एक्टिविटी के ऊपर कौन ध्यान रखता है, आरबीआई। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर पे कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे हम देखते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट्स इन इंडिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फॉर्मल सेक्टर से ले, और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सस्ता और अफोर्डेबल लोन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान लोन लेके जाता है ताकि वो कुछ अच्छा कर सके, है ना, अपनी स्थिति को सुधार सके, ठीक है। अब अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर से ले लेता है तो फिर वो वापस लोन चुकाने में ही रह जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही इतना ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ में आया। अब प्रॉब्लम मेन क्या रहती है ना, कि लोग भी चाहते हैं, गरीब लोग भी चाहते हैं कि वो फॉर्मल सेक्टर से ही लोन ले, लेकिन एक तो बैंक उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती, दूसरा ये कि कोलैटरल देना पड़ता है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। लेकिन अब गिरवी रखने के लिए कुछ है ही नहीं ना गरीब लोगों के पास में, तो अब वो बंदा क्या करे, गरीब, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने एक नया आइडिया निकाला, सेल्फ हेल्प ग्रुप में खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, 15 से 20 लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, ग्रुप बनाते हैं, यूजुअली वुमेन्स भी बनाती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, नेबरहुड, आसपास की जो औरतें हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है, फिर अपनी क्षमता के अनुसार 15, 20, 30, 100 रुपये, जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से क्या करती है, पैसे डिपॉजिट करते जाती है। फिर जब सबके डिपॉजिट होते रहते तो जिसको भी ज़रूरत लग रही है कि यार मेरे को बच्ची की फीस भरनी है, या मेरे को उसको अस्पताल लेके जाना है, मेरे को शादी के लिए पैसे लेना है, तो वो रेगुलरली वहाँ से सेल्फ हेल्प ग्रुप में से ही क्या करते हैं, छोटा मोटा लोन लेते रहते हैं। ब्याज वहाँ पे भी देना होता है, लेकिन बहुत कम देना होता है एज़ कम्पेयर टू मनी लेंडर। साथ ही में अगर हम बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप की वर्किंग की, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की वर्किंग पे ध्यान कौन देता है, ये पूरे ग्रुप वाले, कोई लीडर नहीं है, वो पूरे ग्रुप वाले ही मैनेज करेंगे कितने इंटरेस्ट रेट पे पैसा देना है, कब पैसा रिटर्न करवाना है ना, कितने दिन के लिए देना है, ये सारा ग्रुप वाले ही ध्यान देते हैं, है ना। और अगर मान लो कोई एक बंदा नहीं दे पाता है, रीपे नहीं कर पाता है लोन, तो फिर जो दूसरे बंदे हैं वो उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं कि चलो हम रीपे कर देते हैं, ऐसा। तो इसी एक्टिविटी के कारण जब साल 2 साल तक कंटिन्यू सेविंग होती रहती है, लोन रीपेमेंट वो लोग करते रहते हैं, बढ़िया पूरा अपनी सेविंग्स को बचा के रखते हैं और कंटिन्यू उनका लेन देन जो है वो चलता रहता है, तो फिर साल 2 साल बाद वो पूरा ग्रुप जो है वो काबिल हो जाता है कि वो बैंक से लोन ले पाए, है ना। तो फिर जैसे इंडिविजुअल नहीं ले सकता ना लोन, गरीब इंसान, लेकिन ग्रुप तो ले सकता है लोन,
ठीक है, मतलब एसएचजी के नाम से तो लोन ले सकते हैं, तो फिर बैंक भी इन एसएचजीज को बिना कोलैटरल के लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों तैयार हो जाता है? क्योंकि इनका ऐसा फीचर होता है ना कि अगर कोई एक बंदा नहीं लोन रीपे कर पा रहा है तो दूसरा उसको कवर कर लेता है ना, और सेविंग भी इनकी कंटिन्यू होती है। तो फिर बैंक भी सोचता है कि चलो इतना भरोसा है कि ये कर लेंगे, वापस लोन रीपे कर देंगे अगर लेके जा रहे हैं तो आसानी से इनको बैंक लोन जो है वो ग्रुप के नाम पे आसानी से मिल जाता है। तो इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं फॉर द रूरल पुअर। देखो कितना अच्छा काम हो सकता है ना इससे। वो सारे लोग जो फॉर्मल सेक्टर पे नहीं जा पा रहे हैं, नहीं लोन ले पा रहे हैं, कोलैटरल नहीं है, प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं बनते, लेकिन अब इतनी सारे लोगों में इकट्ठे हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा, प्लस लोन भी ले सकते हैं, चुका भी सकते हैं। साथ ही साथ में इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि वुमेन जो है जब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज होती हैं तो वो एक दूसरे से बातचीतें कर पाती हैं, अपने मन की बात रख पाती है। मान लो कोई डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रहा है, मान लो कोई प्रताड़ित हो रहा है, मान लो किसी की बेटी परेशान है, मान लो किसी को कुछ और दिक्कत है, तो जब वो ऐसे नॉर्मल घरों में रहती हैं तो फिर वो इतनी बातें नहीं कर पाती, लेकिन जब वो ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो वो अपनी बात रख पाती हैं, सॉल्यूशन निकाल पाती हैं। ज़रूरत लगती है तो सारी मिलके औरतें खड़ी भी हो सकती है कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इस पर हम साथ में मिलकर आवाज़ उठाएंगे। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू द वुमेन्स कि वो अपनी फाइनेंशियल स्थिति तो सुधारे ही सुधारे, साथ ही साथ में ऐसे जो घरेलू मामले हैं इनके ऊपर भी साथ में मिलकर डिस्कस कर पाएँ। तो एसएचजी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत बढ़िया से काम जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो ये कुल मिला के क्या था आपका चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। अब ये जो वीडियोस हैं ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा आंसर ही इसी में से निकालो, नहीं, हमको एक रिवीजन की ज़रूरत होती है ना कि आखिर ये चैप्टर कह क्या रहा है। फटाक से एग्जाम के पहले थोड़े समय में हम पूरा का पूरा चैप्टर देख पाएँ, पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ लें, हिंदी में अपने पॉइंट्स निकाल लें। तो ये वीडियो आपके लिए उस लिए है, ठीक है। ये सारे चैप्टर की ऐसी 20 मिनट के अंदर अंदर की वीडियो आपको मिलेगी ताकि आप फट से फटाफट एकदम झटपट वाला रिविजन होता है कि नहीं, वो झटपट वाला रिविजन कर लो। बाकी आंसर की प्रैक्टिस के लिए और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप वन शॉट रिवीजन, टॉपिक वाइज वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये आपको एग्जाम टाइम के लिए है कि आप फट से अपना रिवीजन देख लो और आपको याद आ जाए कि हाँ इसके साथ में ये भी था, ये भी था, ये भी था। ठीक है, इसी तरीके से वीडियोस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है ताकि आप बहुत अच्छा एग्जाम में एक्सेल करो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। सारे चैप्टर की ऐसा रिवीजन एक्सप्रेस 20 मिनट्स में आपको सोशल साइंस में मिलते रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड।